Hello, friends. Welcome to your own channel, Bankers Platform. So, today we have come again with our series of most expected questions for bank promotion exam. So, let's start, friends, our series. So, friends, before starting, please write 1 to 20 counting on your notebook and give the answers of the questions yourself and check your preparation level and share your score in the comment section. Please also make notes of these important questions for your future reference. So let's start, friends, with our first question. For term loan, the period of limitation to file suit is 3 years from dash. जैसा कि हम जानते हैं टर्म लोन्स है उसमें जो लिमिटेशन पीरियड है सूट फाइल करने के लिए वो 3 साल है। वो 3 साल किससे हम काउंट करेंगे? डेट ऑफ द डॉक्यूमेंट, डेट ऑफ डिफॉल्ट, डेट ऑफ सैंक्शन, ड्यू डेट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट. So let's see, friends, what is the correct answer? Correct answer is due date of each installment. जब लास्ट जो इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी तब से 3 इयर्स हम उसे काउंट करेंगे लिमिटेशन पीरियड में. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. Any person resident outside India having a business interest in India may open an dash account in Indian rupee with authorized dealers for the purpose of putting through bona fide transactions in rupees. अगर कोई रेजिडेंट है जो आउटसाइड इंडिया है और उसे इंडिया में बिजनेस करना है, मीन्स ही इज ए नॉन रेजिडेंट एंड ही वांट्स टू ओपन ए अकाउंट फॉर बिजनेस पर्पस. सो विच टाइप ऑफ अकाउंट we will open for him? So our options are FCNR, SNRR, NRO, NRE. So let's see, friends, what is the correct answer. Correct answer is SNRR, Special Non-Resident Rupee Account. सो फॉर दिस पर्सन, फॉर नॉन रेजिडेंट, जो नॉन रेजिडेंट है जो इंडिया में नहीं रहते हैं, उनका अगर कोई बिजनेस इंटरेस्ट है इंडिया में और वो एक रूपी अकाउंट खोलना चाहते हैं तो उनके लिए हम स्पेशल नॉन रेजिडेंट रूपी अकाउंट ओपन करेंगे. एफसीएनआर अकाउंट, फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा. एफसीएनआर अकाउंट इज फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट. दिस इज ए इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट in foreign currency, and another is NRO, non-resident ordinary account. NRO account is basically of resident person. अगर कोई इंडिया में रेजिडेंट है और उसका हमारे पास सेविंग अकाउंट है और वो फॉरेन अब्रॉड शिफ्ट हो जाता है तो हम उसका जो सेविंग अकाउंट है वो एनआरओ में कन्वर्ट करते हैं. और एनआरओ अकाउंट में जो भी उसकी इंडिया की जो भी अर्निंग होगी, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम और एनी इनकम विच ही इज गेटिंग फ्रॉम इंडिया, दैट विल बी क्रेडिटेड इन एनआरओ अकाउंट. And NRE account is an account in which a person holds the account, non-resident holds the account, and credit, जो credit होंगे वो foreign से उसमें आएंगे, and the fund which are in NRE, which is in NRE account is repatriable. Okay, let's move to question number 3, friends. If the operating instruction in a fixed deposit is either or survivor and one of the depositors expire before the maturity, prepayment of the fixed or term deposit can be allowed with the consent of dash. मीन्स अगर आपके पास एक फिक्स डिपॉजिट है जो ईदर और सर्वाइवर की इंस्ट्रक्शन से ओपन है और उसमें एक डिपॉजिटर की डेथ हो जाती है तो उस केस में हम जो है इसका प्री पेमेंट करेंगे इस डिपॉजिट का तो किसके कंसेंट से करेंगे? अवर ऑप्शंस आर सर्वाइवर ओनली, सर्वाइवर एंड नॉमिनी ओनली, सर्वाइवर एंड लीगल आयर्स ओनली, सर्वाइवर नॉमिनी एंड लीगल आयर्स. सो लेट्स सी, फ्रेंड्स, व्हाट इज द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर इज सर्वाइवर एंड लीगल आयर्स ओनली. क्योंकि फ्रेंड्स जैसे ही ईदर सर्वाइवर में एक की डेथ हो जाती है तो जो सेकंड सर्वाइवर है ही गेट्स द राइट. बट अगर उसमें नॉमिनी भी है तो लीगल आयर्स के साथ सर्वाइवर एंड लीगल और आयर्स विल कम विद देयर कंसेंट फॉर द क्लोजर ऑफ द डिपॉजिट और क्लेम सेटलमेंट. So let's move to question number 4. Under Atal Pension Yojana, what is the co-contribution of government? एपीवाई, अटल पेंशन योजना में गवर्नमेंट का कितना कंट्रीब्यूशन है? अवर ऑप्शंस आर 20% ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन, 25% ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन, 35% ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन,
and 50% of total contribution. So let's see what is the correct answer. Correct answer is 50% of total contribution. जितना भी contribution एक individual का होगा APY में, उतना ही उसका half जो contribution है वो government भी करेगी. Let's move to question number 5. What is the maximum loan limit for SC/ST beneficiaries under DRI scheme? DRI scheme friends आपको पता होगा, differential rate of interest scheme. इस स्कीम के अंडर जो हम लोन देते हैं वो बहुत ही नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होता है, विच इज 4%. सो SC/ST जो बेनिफिशियरी हैं उनको हम मैक्सिमम कितना लोन दे सकते हैं? और ऑप्शंस आर 15,000, 20,000, 35,000 और नो लिमिट. सो लेट्स सी फ्रेंड्स व्हाट इज द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर इज 15,000 रुपीज. 15,000 रुपए तक का मैक्सिमम लोन जो है वो SC/ST बेनिफिशियरी को हम प्रोवाइड कर सकते हैं. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6. As per BCSBI, a bank can close the account of any customer by giving notice of dash days. अगर कोई कस्टमर है जिसका अकाउंट हमारे पास है और हम उसे बंद करना चाहते हैं, मे बी इट इज इरेगुलर और इट इज नॉट एक्सेप्टेबल ट्रांजेक्शंस आर देयर, सो हम कितने दिन का नोटिस देकर वो अकाउंट बंद कर सकते हैं? अवर ऑप्शंस आर 10 days, 15 days, 30 days and 60 days. So let's see what is the correct answer. Correct answer is 30 days. 30 days का नोटिस दे के फ्रेंड्स हम किसी भी कस्टमर का अकाउंट जेन्युइन जो हमारे रीजन हो उसके बेस पे हम उसे क्लोज कर सकते हैं. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. What is the due date of a bill dated 29th November 2019 payable after 3 months? After 3 months मीन्स की कोई एक बिल है हमारे पास जिसकी जो ड्यू डेट है वो है 29 नवंबर और उसे हमें 3 मंथ्स के बाद पे करना है. तो हमारी जो ड्यू डेट होगी वो क्या होगी? अवर ऑप्शंस आर 3rd of March 2020, 4th of March 2020, 2nd of March 2020 एंड नन ऑफ द अबव. सो फ्रेंड्स यहाँ पे 3 मंथ्स का टाइम है, 29 नवंबर है. सो दिसंबर, जनवरी एंड फेब्रुवरी. February is of 29 days. So February तक तो है बट 3 days का जो ग्रेस पीरियड है हमें बिल्स के केस में मिलता है. सो बिल्स के केस में जो 3 days का ग्रेस पीरियड है वो भी हम इसमें ऐड करेंगे. सो आवर ऑप्शन विल बी 3rd March 2020, 3/3/2020 मीन्स 29 नवंबर को ड्यू डेट है एंड वी विल ऐड 3 days मोर and the date will be 3rd of March. Let's move to question number 8. A bank received a check for collection in its customer's account. It has given credit in the customer account before the collection of the check. The bank will be the bank will get the protection under section 131 of NI Act. फ्रेंड्स द क्वेश्चन इज कि अगर आपके पास कोई चेक आता है कलेक्शन बेसिस पे और आप उसका क्रेडिट जो है कलेक्शन से पहले ही दे रहे हैं, तो क्या बैंक को कोई प्रोटेक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी? सो अवर ऑप्शंस आर बैंक विल गेट द प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 131 ऑफ एनआई एक्ट, बैंक विल नॉट गेट द प्रोटेक्शन, बैंक विल गेट द प्रोटेक्शन अंडर section 131A of NI Act and none of the above. So let's see friends what is the correct answer. Correct answer is A. Bank will get the protection under section 131 of NI Act. So let's move to question number 9. In case of safe custody of customers article with the bank, relationship between the customer and the bank is of what? मीन्स कि अगर हमारे पास किसी की सेफ कस्टडी है, किसी कस्टमर के आर्टिकल्स हैं, तो उस केस में कस्टमर और बैंक का जो है क्या रिलेशन होगा? अवर ऑप्शंस आर ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी, बेलर एंड बेली, bailey and bailor, lesser and lessee. So let's see friends what is the correct answer. Correct answer is bailey and bailor. Let's move to question number 10. What is the present CRR rate? So what is CRR? Cash reserve ratio. So अभी presently cash reserve ratio में एक decrease हुआ है after a long time. Earlier it was, you all know, it was 4%. So let's see what is the correct answer. Correct answer is 3%. 3% is the present CRR rate. Friend, let's see some of the policy rates of RBI monetary policy, which is updated 13th June 2020. So let's see CRR. CRR is presently 3%.
SLR 18.50%, repo rate is 4%, reverse repo rate is 3.35%, marginal standing facility rate is 4.65%, bank rate is 4.65%. Friends, these policy rates are many times these policy rates are asked in the exam, and I am sure that one of this will definitely come. It can be CRR, SLR, repo rate, reverse repo rate. So please memorize. So this is the last updated data of 13th June. So before going to take exam, friends, please see the current rates so that you can clear the question related to rates, RBI monetary policy rates. So let's move to question number 11. What is the maximum pension amount under APY scheme? So APY scheme में maximum pension amount कितना है friends? Our options are 1000 rupees, 2000 rupees, 3000 rupees, 5000 rupees. So let's see friends, what is the correct answer? Correct answer is 5000 rupees. सो फ्रेंड्स एपीवाई में से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, एंड इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक. सो लेट्स सी सम ऑफ द पॉइंट्स. लाइक वी कैन सी एज क्राइटेरिया फॉर अटल पेंशन योजना. हेयर वी कैन सी एज बिटवीन 18 एंड 40. 18 से 14 तक के जो होंगे उनके जो 18 टू 40 years. Minimum age is 18 and maximum age is 40 year for APY. And other than that, you can see minimum. अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि minimum contribution कितना है APY में, so that is 42 rupees and maximum contribution is 210 rupees per month. And the minimum pension is 1000 rupees and the maximum pension is 5000 rupees. And it will start from the means when a person will complete 60 years, it will start, his pension will start. So let's move to question number 12. What is the additional provisioning is required to be done for MSME restructured account? अगर कोई फ्रेंड्स MSME restructured account है तो उसमें हमें कितने की प्रोविजनिंग करनी है? Our options are 3%, 4%, 5%, 6%. Let's see what is the correct answer. Correct answer is 5%. So friends, अगर हम किसी भी अकाउंट में प्रोविजनिंग करते हैं तो उस अकाउंट में जो है हमें 5% की प्रोविजनिंग एडिशन करनी है. अगर हमने उसमें जो भी किया हो उससे एडिशनल 5% प्रोविजनिंग करनी होगी. Let's move to question number 13. Pre-operative expenses are shown in the balance sheet of a firm as. अगर किसी बैलेंस शीट को हम देखते हैं किसी भी फर्म के और उसमें प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस जो होंगे वो बैलेंस शीट के किस साइड में होंगे और किस हेड में होंगे, वो एसेट में होंगे या लाइबिलिटी में होंगे और उनके सब हेड में कहाँ पे होंगे. सो आवर ऑप्शंस आर A, current liability, and B, intangible assets, C, current asset, and non-current asset. Let's see friend, what's the correct answer? Correct answer is current assets. जो भी प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस है वो हम करंट एसेट में शो करेंगे. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14. फ्रेंड्स, आई एम श्योर कि आप अपने आंसर्स भी दे रहे होंगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज योर प्रेपरेशन लेवल. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप अपने आंसर पहले देंगे तो आपको अपने प्रेपरेशन लेवल के बारे में पता चलेगा. एंड प्लीज फ्रेंड्स, व्हेन यू कंप्लीट दिस सेशन, प्लीज शेयर योर scores in the comment section. So let's see our question number 14. What is the maximum limit of subscription per individual to gold bonds under sovereign gold bond scheme? SGB की जो स्कीम है उसमें मैक्सिमम जो है पर इंडिविजुअल कितना सब्सक्रिप्शन अलाउड है. आवर ऑप्शंस आर 5 kg पर फाइनेंशियल ईयर, 4 kg पर फाइनेंशियल ईयर, 2 kg per financial year, and 1 kg per financial year. So let's see friends, what is the correct answer? Correct answer is 4 kg per financial year. So let's move to question number 15. Under NEFT, once a request for customer once a request for transfer of funds is received from a customer, the remitter bank prepares SFMS, which stands for. SFMS आपको पता होगा फ्रेंड्स, हम SFMS भेजते हैं जब भी हम NEFT या RTGS करते हैं
तो उसमें जो हमारा मैसेज है वो एसएमएस के फॉर्म में जाता है, एंड व्हेन वी सेंड फॉरेन रेमिटेंस तो उसमें जो हम अपना मैसेज है वो स्विफ्ट के फॉर्म में भेजते हैं. सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएफएमएस? सो आवर ऑप्शंस आर standard financial monitoring system, standard financial messaging system, structured financial messaging system, structured financial monitoring system. So let's see friends what is the correct answer, and correct answer is C, structured financial messaging system. So friends, let's move to question number 16. In terms of recommendation of Prime Minister's task force on MSMEs, the banks are required to ensure a dash year-on-year growth of credit to dash. जो प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स है एमएसएमई पे फ्रेंड्स, उसकी जो रिकमेंडेशन है उसके अकॉर्डिंगली ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है कितनी होनी चाहिए क्रेडिट में, और किस सेक्टर में कितनी होनी चाहिए, क्या रिकमेंडेशन आई थी. और अवर ऑप्शंस आर 20% in micro and small enterprises, 20% in micro, small and medium enterprises, 10% in micro and small enterprises, 10% in micro, small and medium enterprises. So let's see friends, what is the correct answer? Correct answer is 20% in micro and small enterprises. So friends, 20% year on year growth होनी चाहिए MSME में, और particular that is for micro and small enterprises. So let's move to question number 17. The minimum and maximum court fee that is required to be paid for filing a suit in a debt recovery tribunal is. अगर हम कोई भी DRT में केस फाइल करते हैं तो उसमें हमें मिनिमम और मैक्सिमम कितनी फी पे करनी है. अवर ऑप्शंस आर 5,000 रुपीज, 1 लाख रुपीज, बी इज minimum 10,000, maximum 1.5 lakh, C minimum 12,000, maximum 1.5 lakh, and D minimum 12,000 and no maximum. So let's see friends what is the correct answer, and correct answer is C, rupees 12,000. Minimum is rupees 12,000 and maximum is 1.5 lakh. Let's move to question number 18. What is the amount of limit in respect of priority sector advances in journal where the banks do not charge inspection and service charges? हम कितने तक का अमाउंट जो है प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस में देंगे जिसमें हम कोई भी इंस्पेक्शन या सर्विस चार्ज नहीं करेंगे. अब ऑप्शंस आर 10,000 रुपीज, 15,000 रुपीज, 25,000 रुपीज, 50,000 रुपीज. सो लेट्स सी फ्रेंड्स व्हाट इज द करेक्ट आंसर, एंड करेक्ट आंसर इज 25,000 रुपीज. 25,000 रुपए तक के लोन के लिए कोई भी सर्विस चार्ज, इंस्पेक्शन चार्ज बैंक चार्ज नहीं करता. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 19. Banks Bank has given a guarantee in favor of a raw material supplier on behalf of one of its customer for purchase of raw material on 30 days credit on 30 days credit basis. Such guarantee is classified as. अगर किसी भी बैंक ने जो है गारंटी दी है किसी रॉ मटेरियल के परचेज के लिए, क्रेडिट गारंटी दी है, तो उस गारंटी को हम क्या कहेंगे? परफॉर्मेंस गारंटी, फाइनेंशियल गारंटी, डेफर्ड पेमेंट गारंटी, कंटीजेंट गारंटी. So let's see friends what is the correct answer. Correct answer is financial guarantee. Let's move to last question of the day friends, question number 20. The risk of loss arising from adverse public opinion and damage to reputation is called. अगर पब्लिक ओपिनियन से जो डैमेज होता है रेपुटेशन पे, उस रिस्क को हम क्या कहेंगे? और ऑप्शंस आर लिक्विडिटी रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, रेपुटेशन रिस्क, लीगल रिस्क. सो लेट्स सी फ्रेंड्स व्हाट इज द करेक्ट आंसर, एंड करेक्ट आंसर इज रेपुटेशन रिस्क. सो फ्रेंड्स, ये हमारा 20 क्वेश्चंस का सेट था on our series of most expected questions. So these questions are very important from exam point of view. So friends, please revise this question and you can share your score in the comment section. So friends, thank you for watching, and please like this video if you are benefited from this video, and share this video with your colleagues and friends so that they can also get benefit of this video. And please subscribe to our channel if you have not subscribed, so that जो भी हमारे new videos आएंगे उनका update आपको मिलता रहे. So friends, thank you, thanks for watching, have a good day.